गुड इवनिंग। साइंस चैप्टर 1 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इवापोरेशन, लास्ट क्लास में भी इसका डेफिनेशन मैं आपको दिया था। व्हाट इज इवापोरेशन? फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवापोरेशन वो फिनोमेनन है, वो प्रोसेस है जिस फिनोमेनन में, जिस प्रोसेस में एक लिक्विड अपने गैसियस स्टेट में चेंज होता है, अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है एक ऐसे टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से लो हो, कम हो। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो हो जाएगा वेपोराइजेशन। लेकिन वही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम किसी भी टेम्परेचर पर अगर वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो हो जाएगा इवापोरेशन। चाहे वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8, 9, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 99 डिग्री। 99 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है। अगर उस टेम्परेचर पर भी वाटर अगर अपने गैसेस स्टेट वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको वेपोराइजेशन नहीं, उसको इवापोरेशन कहेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करवाऊं, इवापोरेशन वो फिनोमेनन है, वो प्रोसेस है जिस फिनोमेनन में, जिस प्रोसेस में कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर अगर वो अपने गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो वो इवापोरेशन कहलाता है। तो इवापोरेशन इज द फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं? 4 फैक्टर्स इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। अब 1 बाय 1 जानते हैं कैसे। सरफेस एरिया, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। मीन्स सरफेस एरिया जब इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया कम होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया जितना अधिक होगा वहां से इवापोरेशन उतना ही फास्ट होगा, हाई रेट पर होगा, और उसका सरफेस एरिया जितना कम होगा इवापोरेशन उतना ही लो रेट से होगा, उतना ही स्लो होगा। अगर आपके पास कोई कपड़ा है, कपड़ा जब आप धो देते हैं उसके बाद सूखने के लिए डालते हैं, अगर इस कपड़े को पूरा ऐसे फैला कर डालेंगे तो ये कपड़ा बहुत जल्दी सूखेगा। क्यों? इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, इतना सारा इसका सरफेस एरिया हो गया, इसकी वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ गया। अगर इसी कपड़े को ऐसे पसारेंगे तो वो थोड़ा और स्लो रेट से इवापोरेट होगा। वाटर इसमें से, गीला कपड़े के अंदर जो वाटर है वो स्लो रेट से इवापोरेट होगा और ये थोड़ा देरी से सूखेगा। अगर अब इसको ऐसे करके पसारेंगे तो इसका सरफेस एरिया और कम हो गया, ऐसे लटका दिए तो सरफेस एरिया और कम हो गया, और ऐसे ही
इसको ले जा करके ऐसे कहीं रख दिए तो इसका सरफेस एरिया तो और कम हो गया, यानी कि और धीरे धीरे सूखेगा। इसीलिए कपड़ा धोने के बाद ऐसे ही लटकाने के बजाय उसको फैला करके पसारना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर। Rate of evaporation is also directly proportional to the temperature. Rate of evaporation is also directly proportional to the temperature. Means जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ता है, और जब टेम्परेचर घटता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी घटता है। यही कारण है कि जब धूप ज़्यादा होती है गर्मी में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में धूप कम होती है, टेम्परेचर कम होता है तो हमारे कपड़े देरी से सूखते हैं, और बरसात के मौसम में तो धूप होती ही नहीं, ये बादल छाए रहते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली और लो होता है, इसलिए कपड़े और देरी से सूखते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। पहले ये जानना पड़ेगा कि ह्यूमिडिटी क्या है। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में वाटर वेपर, जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो एयर की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपनी एक कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को कंटेन करने की। एयर की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपनी एक लिमिट होती है, अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसी लिमिट तक, उसी कैपेसिटी तक वो वाटर वेपर को एयर कंटेन कर सकता है, उससे ज़्यादा वो कंटेन नहीं कर सकता। तो अगर मान लीजिए कि एयर में जो मॉइस्चर है, जो ह्यूमिडिटी है, वो पहले से ही हाई है, इसका अर्थ है कि जो लिमिट है उस लिमिट के से थोड़ा सा ही कम है वाटर वेपर का कंटेंट एयर में, तो थोड़ा सा ही वाटर वेपर उसमें और समा सकता है। और अगर एयर की उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितनी कैपेसिटी है वाटर वेपर को कंटेन करने का, उतना पहले से ही है, यानी उतनी ह्यूमिडिटी पहले से ही है, तब तो उसमें बिल्कुल भी वाटर वेपर और नहीं जा सकता। लेकिन अगर यह है एयर की गिवन टेम्परेचर पर वाटर वेपर कंटेन करने की कैपेसिटी, और अभी तक इतना ही लेवल तक वाटर वेपर है, यानी कि बीच में इतना सारा गैप है, यानी कि बहुत अधिक वाटर वेपर और उस एयर में समा सकता है, एयर कंटेन कर सकता है। और जितना एयर वाटर वेपर कंटेन कर सकता है उसी के हिसाब से तो किसी भी सरफेस से इवापोरेशन होगा वाटर का। अगर वो वाटर वेपर और कंटेन ही नहीं कर सकता तो इवापोरेशन नहीं होगा। कम कंटेन करेगा तो कम इवापोरेशन होगा, ज्यादा कंटेन कर सकता है तो ज्यादा इवापोरेशन होगा। इट मीन्स रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी। Rate of evaporation is inversely proportional to the humidity. It means एयर में ह्यूमिडिटी जितनी हाई होगी,
रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही लो होगा। एयर में ह्यूमिडिटी जितनी लो होगी रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही हाई होगा। नेक्स्ट, विंड स्पीड। यहां पर क्वेश्चन होता है व्हाट इज विंड, व्हाट इज विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। मूविंग एयर को, बहने वाली हवा को विंड कहते हैं। हवा शांत है तो सिर्फ एयर है, विंड नहीं है। हवा अगर बह रही है, हवा चल रही है, हवा में मोशन है, तभी वो विंड है। अब वो एयर जो मूव कर रही है वो किस स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि विंड का स्पीड क्या है, यह भी इवापोरेशन के रेट को तय करता है। एंड रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड। इट मीन्स विंड स्पीड जितना ही हाई होगा रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही हाई होगा, विंड स्पीड जितना ही लो होगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी उतना ही लो होगा। यही कारण है कि सर्दियों के दिन में भी, बरसात के दिन में भी अगर धूप नहीं है फिर भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं अगर हवा बह रही हो तब। कमरे के अंदर भी जब गीले कपड़े हम पसार देते और पंखा चला देते हैं तो पंखे की हवा से कपड़ा हमारा सूख जाता है, क्योंकि विंड में एक स्पीड आ गया और विंड में जितना अधिक स्पीड होगा इवापोरेशन उतना ही फास्ट होगा। तो हमारे गीले कपड़ों में क्या होता है, पानी ही तो होता है, उसकी वजह से वो फटाफट तेजी से इवापोरेट हो जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवाऊं। Factors affecting evaporation, there are 4 factors affecting evaporation: surface area, temperature, humidity and wind speed. Rate of evaporation is directly proportional to the surface area. It means as the surface area increases, rate of evaporation increases. As the surface area decreases, rate of evaporation decreases. Rate of evaporation is directly proportional to the temperature. It means as the temperature increases, rate of evaporation increases. As the temperature decreases, rate of evaporation decreases. Rate of evaporation is inversely proportional to the humidity. It means as humidity in air increases, rate of evaporation decreases, and as humidity in air decreases, rate of evaporation increases. And rate of evaporation is directly proportional to the wind speed. It means as wind speed increases, rate of evaporation increases, wind speed decreases, rate of evaporation decreases. Now, how does evaporation cause cooling? Evaporation cooling, वाष्पीकरण जो है वो कूलिंग को, ठंडापन को कैसे पैदा करता है? तो कोई भी जो लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड मैटर है, वही तो इवापोरेट होगा, वही तो अपने वेपर में कन्वर्ट होगा। और जो लिक्विड है जिसको वेपर में कन्वर्ट होना है, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या चाहिए, इवापोरेट होने के लिए क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, यानी कि टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, उसको टेम्परेचर चाहिए। स्टेट ऑफ कन्वर्जन में मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और उस पर लगने वाला एयर प्रेशर, जो भी प्रेशर है उसको डिक्रीज करेंगे। तो अभी हम प्रेशर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ टेम्परेचर पर टॉक करते हैं। तो कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक स्टेट आएगा जब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फिर उस लिक्विड का भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक स्टेज आएगा जब वो लिक्विड अपने गैसेस स्टेट यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उस गैसेस स्टेट वाले मैटर का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो कंडेंस हो करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस लिक्विड का भी टेम्परेचर का डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड से कन्वर्ट होकर के किस में हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। यानी कि मैटर का स्टेट चेंज होने के लिए टेम्परेचर एक मेजर फैक्टर है। तो लिक्विड को गैसेस स्टेट में जाने के लिए, अपने वेपर स्टेट में जाने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होना पड़ेगा, यानी कि उसको हीट एनर्जी चाहिए। तो जो भी लिक्विड मैटर अवेलेबल है वो अपने गैसेस स्टेट में
चेंज होने के लिए, यानी कि अपने वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, इवापोरेट होने के लिए वो अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वो लिक्विड कहां से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास की चीजों से वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो जाहिर सी बात है, जिस सराउंडिंग से उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है वो सराउंडिंग अपना टेम्परेचर लूज करेगा, और जब वो लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? कूल, ठंडा। इस तरीके से इवापोरेशन कूलिंग को कॉज करता है। एक बार फिर से, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस इवापोरेट होने के लिए, अपने गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए अपने ही सराउंडिंग से, अपने आसपास की चीजों से हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से उस लिक्विड मैटर के सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और वो सराउंडिंग कूल हो जाता है। इस तरीके से इवापोरेशन कूलिंग को कॉज करता है। तो हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग? For any liquid to be evaporated, it absorbs heat energy from its surroundings, and after that the temperature of surrounding decreases. It means surrounding becomes cool. This is how the evaporation causes cooling. Next, what happens when you pour some acetone on your palm? एसीटोन क्या होता है? नेल पॉलिश रिमूवर, जिसको ठेठ भाषा में लोग थिनर कहते हैं। नेल पॉलिश जो लगाते हैं उसको रिमूव करने वाला, हटाने वाला जो लिक्विड आता है उसको ठेठ भाषा में थिनर कहते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, वो उसका केमिकल नेम है एसीटोन। तो जब एसीटोन हम अपने पाम में, तलहटी में रखते हैं तो क्या होता है? यही क्वेश्चन था। व्हाट हैपेंस when you pour some acetone on your palm? क्या था? जब तुम अपनी तलहटी पर, अपने पाम पर कुछ एसीटोन गिराते हो, तो जैसे हम एसीटोन अपने पाम पर, अपने तलहटी पर रखते हैं, वो एसीटोन क्या करता है? हमारे पाम से हीट एनर्जी ऑब्जर्व करके खुद तो इवापोरेट हो जाता है। क्योंकि उसने हमारे पाम से हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया है, इसलिए हमारे पाम का टेम्परेचर लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि हमारा पाम कूल हो जाता है, हमको कूलिंग का एहसास होता है। एक बार फिर से, व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम? व्हेन वी पोर सम एसीटोन ऑन आवर पाम, दैट एसीटोन absorbs heat energy from our palm and gets evaporated, thereby decreasing the temperature of our palm and we feel cool. Next, why do people sprinkle water on their house roof during summer? लोग गर्मियों में अपने घर के छत पर पानी क्यों छिड़कते हैं? गर्मियों में अक्सर रात में लोग छत पर सोते हैं, अपने अपने छतों पर सोते हैं, लेकिन दिन भर तेज धूप के कारण छत गर्म हो चुकी रहती है, बहुत ज्यादा गर्म रहती है। उस गर्म छत पर तो सोया नहीं जा सकता, उसको ठंडा करना पड़ेगा, इसीलिए गर्म छत पर लोग पानी छिड़कते हैं। तो जो पानी छिड़कते हैं वो पानी क्या करता है? वाटर क्या करता है? छत से हीट एनर्जी ऑब्जर्व करके वो खुद इवापोरेट हो जाता है और छत के टेम्परेचर को कम कर देता है, यानी कि छत को वो ठंडा कर देता है। यानी कि सीधी सीधी भाषा में बात करें तो छत को ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए ही लोग गर्मियों में अपने छत पर पानी छिड़कते हैं। तो क्या था क्वेश्चन? व्हाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर हाउस रूफ ड्यूरिंग समर? People sprinkle water on their house roof during summer to cool the roof. To cool the roof. छत को ठंडा करने के लिए लोग छत पर पानी छिड़कते हैं। The water is sprinkled on roof, absorbs heat energy from roof and gets evaporated, thereby making the roof cool. Next, why do people sprinkle water on the ground in front of their house? लोग गर्मियों में अपने घर के आगे
जमीन पर पानी क्यों छिड़कते हैं? यही बात है। गर्मियों में तेज धूप की वजह से घर का आसपास का पूरा जो ग्राउंड है वो भी गर्म हो जाता है और उसकी वजह से हमें गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। अब घर के सामने जब पानी छिड़कते हैं तो वो पानी क्या करता है? इवापोरेट होगा और इवापोरेट होने के लिए ग्राउंड से ही हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और जब ग्राउंड से हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा ग्राउंड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा जी? लो हो जाएगा और ग्राउंड कूल हो जाएगा। यानी कि यहां भी वही सेम प्रोसेस है जो प्रोसेस छत के लिए था वो ग्राउंड के लिए है। सेम थिंग। नेक्स्ट, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर? हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? सूती कपड़ा जो होता है, कॉटन क्लॉथ होता है, उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अधिक होती है। पानी को सोखने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो सूती कपड़े की अधिक होती है। गर्मियों के दिन में हमें पसीना आता है। अगर हम सूती कपड़े पहने हैं तो हमारा सूती कपड़ा क्या करेगा? शरीर से निकले हुए पसीने को एब्जॉर्ब करके सूख करके यहां पर अपर सरफेस पर लेकर आएगा और जब वो पसीना, वाटर ही तो है ना वो, जब वो पसीना यानी कि वो स्वेट वाटर जब यहां आउटर सरफेस पे पहुंचेगा तो वो इवापोरेट होगा। इवापोरेट होने के लिए वो क्या करेगा? वो हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। कहां से ऑब्जर्व करेगा? हमारे बॉडी से हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और हमारे बॉडी के बिल्कुल टच में जो एयर है उसमें से हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और वो इवापोरेट हो जाएगा। जब हीट एनर्जी ऑब्जर्व करके इवापोरेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा बॉडी भी कूल होगा, उसका भी टेम्परेचर लो होगा और हमारे बॉडी के टच में जो एयर है उसका भी टेम्परेचर लो होगा और इस तरीके से हमको कूलिंग का एहसास होगा। और कूलिंग का एहसास तब तक होता रहेगा जब तक ये पसीना निकल कर और इसी तरीके से सूखता रहेगा। प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा और हमको कूलिंग का एहसास होता रहेगा। तो व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर? वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर बिकॉज कॉटन हैज अ प्रॉपर्टी टू एब्सॉर्ब वाटर as much as possible. Cotton clothes have better capacity to absorb water. Sweat is also a kind of water. During summer our body sweats. If we are wearing cotton clothes, that cotton clothes will absorb our sweat and bring it on the outer surface. When sweat reaches to the outer surface of the clothes, sweats absorb heat energy from our body and surrounding air to get evaporated, thereby lowering the temperature of our surrounding and of our body, which makes us to feel cool. Next, why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? अगर हमारे पास एक गिलास है और इस गिलास के अंदर आइस कोल्ड वाटर है, बर्फ की तरह ठंडा पानी है या बर्फ वाला पानी है या बर्फ ही है, तब कुछ देर के बाद हमको इस सूखे गिलास के बाहरी सतह पर भी कुछ जल की बूंदें नजर आती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आती हैं। क्यों? यही यहां पर सवाल था, क्यों? वाई? सवाल यह है कि जब हम इस गिलास के अंदर आइस कोल्ड वाटर रखते हैं या आइस रखते हैं, तब क्या होता है? वो इस गिलास को भी कूल कर देता अपनी तरह। जैसे वो वाटर कूल है, वो आइस कूल है, उसी तरह गिलास को भी कूल कर देता है। यानी कि ग्लास सरफेस भी क्या हो जाता है? कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और यहां कुछ भी नहीं तो क्या है? हवा है, एयर। एयर तो इस ग्लास के सरफेस के टच में है और उस एयर के अंदर क्या मिला हुआ है? वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी है, जलवाष्प है।
जो वो जल वाष्प जो वाटर वेपर है एयर में, उस एयर में जो एयर इस ग्लास के टच में है, वो वाटर वेपर लो टेम्परेचर की वजह से कंडेंस हो जाता है। देखिए आपको पढ़ाया था गैसियस स्टेट है, कोई भी ऑब्जेक्ट गैसियस स्टेट में है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आएगा, कंडेंस हो जाएगा। इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो एयर में जो वाटर वेपर है, चूंकि यहां पर टेम्परेचर उसको लो मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कंडेंस हो करके फिर से वाटर वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में इस ग्लास के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास containing ice cold water? The surface of the glass containing ice cold water is cold, its temperature is very low. The air in touch of the glass surface has water vapor. Those water vapor gets condensed to water droplets due to low temperature, due to coldness, and gets deposited on the surface of the glass. Next, why does a desert cooler cool better on a hot dry day? जब एक हॉट गर्म ड्राई सूखा डे दिन होता है, समर सीजन में, गर्मियों के ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में कई बार दिन कुछ ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और वो ड्राई भी होते हैं, सूखे होते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी नहीं होती है या न के बराबर होती है। वाटर वेपर या तो होता ही नहीं है या फिर होता भी है तो बहुत बहुत कम, न के बराबर होता है। तो वो दिन कहलाता है हॉट ड्राई डे। उस हॉट ड्राई डे में अगर हम गर्मी से परेशान हैं, हम पंखा चलाते हैं या हैंड फैन हिलाते हैं, तो उतनी राहत हमको नहीं मिलती है, उतनी बेटर कूलिंग नहीं होती है। इस पंखे से या हैंड फैन से या किसी और चीज़ से हमारा जो रूम है, हमारा कमरा है, वो बेटर वे में कूल नहीं होता है। उसको बेटर वे में अगर कोई कूल करता है तो वो है डेजर्ट कूलर। बहुत बेटर तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमारे कमरे को ठंडा करता है और हमको ठंडा का एहसास होता है, हमको राहत मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डेजर्ट कूलर होता है, उस कूलर के अंदर पानी डाला जाता है और उस कूलर में मोटर और पंप होता है, साइड से खस लगा होता है, एक तरह का घास। जब कूलर को ऑन करते हैं तो क्या करता है, उसके अंदर जो कंटेनर है उसमें जो पानी डाला गया है उसको वो उन घास के दीवारों पर, खस पर वो वाटर को स्प्रिंकल करता है, छिड़कता है, और साथ साथ वो उसका अंदर जो पंखा लगा हुआ है वो वाटर वेपर को या वाटर ड्रॉपलेट्स को पूरे कमरे में भी स्प्रिंकल करता है। अब इस तरीके से जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स चारों तरफ पहुंचते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स इवापोरेट होते हैं, और इवापोरेट होने के लिए क्या करते हैं, कमरे के अंदर का जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी वहां का थिंग है, कमरे के अंदर जो भी चीजें रखी गई हैं या जो भी एटमॉस्फेयर है, एयर प्रेजेंट है, उससे से हीट एनर्जी ऑब्जर्व करके वाटर ड्रॉपलेट्स इवापोरेट होते हैं। क्योंकि उसकी हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करके इवापोरेट हो जाते हैं, टेम्परेचर कमरे के अंदर के एटमॉस्फेयर का, रखी हुई चीजों का लो हो जाता है और हमको बेटर कूलिंग का एहसास होता है। इसीलिए हॉट ड्राई डे में एक डेजर्ट कूलर बेटर कूलिंग करता है। एक बार फिर से, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? अ डेजर्ट कूलर स्प्रिंकल वाटर in the room in which it is running. Those water droplets absorbs heat energy from the atmosphere of the room and gets evaporated, thereby lowering the temperature of the atmosphere of the room, and it experiences better cooling. Next, how does the water kept in an earthen pot become cool? मिट्टी के घड़े में यानी कि मटके में रखा हुआ पानी
कैसे ठंडा हो जाता है। जब मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है, कुम्हार मिट्टी और मिट्टी में कुछ बालू, सैंड, रेत मिक्स करके फिर उसको आटे की तरह गूंथता है, बनाता है और फिर उसकी मदद से वो मटका बनाता है। मटका सुखाता है, आग में पकाता है। ये सैंड और सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में अच्छी तरह से बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बिल्डअप नहीं होता है, वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उस मटके के पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस, खाली जगह रह जाता है, या यूं ठेठ भाषा में कहें कि मटके में बारीक बारीक छिद्र होते हैं, टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं। जब उस मटके के अंदर पानी रखते हैं तो उसके अंदर रखा हुआ पानी मटके में जो वो टाइनी टाइनी पोर्स हैं, जो बारीक बारीक छिद्र हैं, उन बारीक बारीक छिद्रों से होते हुए, उन टाइनी पोर्स से होते हुए उसके अंदर का पानी निकल करके मटके के बाहरी सरफेस पर, बाहरी दीवार पर आ जाता है, आउटर सरफेस पर आ जाता है। और जब वो वाटर आउटर सरफेस पर पहुंचता है, वहां से वो इवापोरेट होता है। वो इवापोरेट होने के लिए क्या करता है, अपने ही सराउंडिंग से हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, यानी कि वो मटके से हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और मटके के बिल्कुल टच में जो एयर है उसमें से वो हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है और वो वाटर, वो पानी तो इवापोरेट हो जाता है, लेकिन मटके का सराउंडिंग और मटका कूल हो जाता है, उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। वो बेचारा मटका क्या करता है कि अपना जो हीट एनर्जी लॉस हुआ है उस हीट एनर्जी को कवर करने के लिए अपने अंदर रखे हुए पानी से हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसके अंदर रखे हुए पानी का टेम्परेचर वो लो कर देता है। तब तक मटके के बारीक छिद्र से, टाइनी पोर से कुछ और पानी बाहर आ जाता है आउटर सरफेस पे, फिर वो भी यही काम करता है, वो भी मटके और उसके सराउंडिंग से हीट एनर्जी ऑब्जर्व करके इवापोरेट हो जाता है, मटके और सराउंडिंग के टेम्परेचर को वो लो कर देता है। अब वो मटका और उसका सराउंडिंग अपने खोई हुई हीट एनर्जी को मेंटेन करने के लिए मटके के अंदर रखे हुए पानी से फिर से हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है, उसका टेम्परेचर को और लो कर देता है। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। नतीजा कुछ देर के बाद मटके के अंदर का रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। एक बार फिर से, how does the water kept in an earthen pot become cool? Earthen pot has tiny pores. Water kept in the earthen pot comes through those pores to its outer surface. The little amount of water which has come on the outer surface of the earthen pot absorbs heat energy from the earthen pot and its surrounding and gets evaporated, thereby lowering the temperature of earthen pot and its surrounding. The earthen pots maintains its loss in heat by absorbing heat from the water kept inside it, thereby lowering the temperature of the water kept inside it. And this process goes on continuously. Thus, after some time, the water kept in the earthen pot gets cooled. मैं समझता हूं कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और जो चैप्टर 1 है वो खूब अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2। थैंक यू।